वेलकम टू कैम्बूस्ट डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे एसिड एंड बेसिस HSAB कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 2। इससे पहले यानी लेक्चर 1 में हमने शुरू किया था आर्हेनियस कॉन्सेप्ट को। आज हम देखेंगे ब्रोंस्टेन-लोरी कॉन्सेप्ट। बेसिकली हमारे पास जो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट था एसिड्स एंड बेसिस का, उसे फर्दर एक्सटेंड किया गया बाय ब्रोंस्टेन-लोरी कॉन्सेप्ट। क्या कहता है ब्रोंस्टेन-लोरी कॉन्सेप्ट? ये कहता है कि एसिड वो सब्सटेंस होगा जो कि प्रोटॉन डोनेट कर सकता है और एक बेस वो सब्सटेंस होगा जो कि एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है। ऐसा कौन बोल रहा है? ब्रोंस्टेन-लोरी कॉन्सेप्ट। तो चलिए एक बार बेसिक डेफिनेशन लिखिए। अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेन-लोरी कॉन्सेप्ट, an acid is a substance which can donate क्या डोनेट कर सके वो? ए प्रोटॉन यानी H+। ये तो बात हो गई एसिड की अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेन-लोरी कॉन्सेप्ट। बेस के बारे में ये क्या कहता है? ये कहता है ए बेस इज ए सब्सटेंस which can एक्सेप्ट, यानी जो एक्सेप्ट कर सके किसे? प्रोटॉन को, यानी H+। यानी सीधा सीधा हम बोल सकते हैं कि जो एसिड है वो हमारे पास होगा प्रोटॉन डोनर और जो बेस है वो होगा हमारे पास प्रोटॉन एक्सेप्टर। एग्जाम्पल से समझते हैं। हम एक रिएक्शन लिखते हैं, HCl प्लस NH3 रिवर्सिबल रिएक्शन है। हमारे पास यहाँ पर फॉर्मेशन होती है NH4 प्लस Cl माइनस। बेसिकली ये हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन में हमारे पास अगर हम बात करें HCl की, तो वो प्रोटॉन लूज करता है और क्या फॉर्म करता है? Cl माइनस आयन। यानी ब्रोंस्टेन-लोरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये क्या होगा? एसिड होगा, क्योंकि ये क्या डोनेट कर रहा है? प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, तो ये हमारे पास होगा एसिड। NH3 की बात करें तो ये हमारे पास प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है और फॉर्मेशन कर रहा है NH4 पॉजिटिव की। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन की बात हम करें तो ये कैसे एक्ट कर रहा है? एज ए बेस अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेन-लोरी कॉन्सेप्ट। बैकवर्ड रिएक्शन की बात करें, NH4 प्लस NH3 फॉर्म करेगा प्रोटॉन लूज करके, तो इसे हम क्या बोलेंगे? एसिड। Cl माइनस फॉर्म कर रहा है HCl बाय एक्सेप्टिंग प्रोटॉन, तो ये हमारे पास क्या होगा? बेस। एज सिंपल एज दैट। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? अब हमारे पास जो ब्रोंस्टेन-लोरी कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स तक ही नहीं रेस्ट्रिक्टेड है। ये हमारे पास कहता है कि एसिड और बेसिस न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। अभी और एग्जांपल देखते हैं, पिक्चर क्लियर होगी। HCl प्लस H2O। अब हमारे पास यहाँ पर फॉर्मेशन होती है H3O प्लस Cl माइनस। अब HCl ने प्रोटॉन लूज किया और फॉर्मेशन की Cl माइनस की, तो ये क्या होगा? एसिड। H2O ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, H3O पॉजिटिव की फॉर्मेशन हुई, तो ये क्या होगा? बेस। बात करें बैकवर्ड रिएक्शन की, H3O पॉजिटिव से H2O कब फॉर्म होगा? जब ये प्रोटॉन लूज करेगा, तो ये क्या होगा? एसिड। Cl माइनस HCl फॉर्म कर रहा है बाय एक्सेप्टिंग प्रोटॉन, तो ये हमारे पास क्या होगा? बेस। तो यहाँ पर तो हम बात कर रहे हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स की। अब आयंस के केस को कंसीडर कर लेते हैं। NH4 प्लस
प्लस H2O। यहाँ पर हमारे पास फॉर्म होता है H3O प्लस और साथ में हमारे पास बनता है NH3। अब NH4 प्लस प्रोटॉन का लॉस करके इसने फॉर्मेशन की NH3 की, प्रोटॉन लॉस कर रहा है तो ये हमारे पास एसिड होगा। इसी तरीके से हमारे पास H2 प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है H3O प्लस की, तो ये हमारे पास बेस होगा क्योंकि ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है। H3O प्लस हमारे पास जो है प्रोटॉन को लूज करके हमारे पास फॉर्म करेगा H2O, यानी हमारे पास प्रोटॉन डोनर क्या होगा, एसिड। NH3 की बात करें तो ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके NH4 पॉजिटिव की फॉर्मेशन करेगा, तो ये हमारे पास होगा बेस। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट, यानी सीधी सी बात, प्रोटॉन डोनर एसिड, प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस। क्लियर हुआ ये। अब हमारे पास अगर आपने देखा हो तो बेसिकली हमारे पास ये एसिड बेस रिएक्शंस हैं, यहाँ पर हमारे पास प्रोटॉन का ट्रांसफर ही तो हो रहा है, दैट्स वाई हम इन्हें प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शंस भी बोलते हैं। तो नोट डालकर लिखिएगा, द एसिड बेस reactions are regarded as proton transfer reactions। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट। एक बार पूरी स्टोरी को मैं रिपीट कर देता हूं। हम देख रहे हैं आज ब्रोनस्टेन-लोरी कॉन्सेप्ट, जो कि फर्दर एक एक्सटेंशन है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट का। ये कहता है कि एसिड वो सब्सटेंस होगा जो कि हमारे पास प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, यानी प्रोटॉन डोनर, और बेस हमारे पास वो सब्सटेंस होगा जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, यानी प्रोटॉन एक्सेप्टर। एग्जाम्पल देखा हमने HCl प्लस NH3। HCl ने प्रोटॉन को लूज किया और फॉर्मेशन की Cl माइनस की, यानी प्रोटॉन डोनेट किया, तो ये हमारे पास क्या होगा अकॉर्डिंग टू ब्रोनस्टेन-लोरी कॉन्सेप्ट, एसिड। NH3 ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, फॉर्मेशन की NH4 पॉजिटिव की, तो ये कैसे एक्ट करेगा, बेस। रिवर्स बात करें तो NH4 पॉजिटिव की बात करें तो ये प्रोटॉन डोनेट करके ही हमारे पास NH3 की फॉर्मेशन करेगा, यानी एसिड होगा। Cl माइनस प्रोटॉन एक्सेप्ट करके ही HCl की फॉर्मेशन करेगा, तो ये होगा बेस। और हमारे पास जो मेन एडवांटेज ब्रोनस्टेन-लोरी कॉन्सेप्ट का ये है कि ये सिर्फ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये हमारे पास कहता है कि एसिड और बेसिस न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। अब हमने यहाँ पर देखा हमारे पास यहाँ पर प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है, दैट्स व्हाई द एसिड बेस रिएक्शंस आर रिगार्डेड एज प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शंस। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट। तो ये हमारे पास बेसिक सी बातें हो गई ब्रोनस्टेन-लोरी कॉन्सेप्ट में एसिड्स और बेसिस से रिलेटेड। आप इसे नोट कीजिए, देन हम चलते हैं लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनकी हमारे पास ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और वो प्रोटॉन को डोनेट भी कर सकते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। लिखिएगा, देन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, नोट डालकर लिख लीजिएगा। There are certain substances जैसे कि H2O, HCO3 माइनस, HSO4 minus, etc., which are capable of donating as well as
accepting the proton। और ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? These substances are called amphoteric substances। इसी से लिख लो, are called amphoteric substances। एग्जाम्पल क्या हो गए? H2O, HCO3 माइनस, HSO4 माइनस। ठीक है सर, आपने ये तो बता दिया कि इनके एग्जाम्पल ये होंगे, लेकिन ये किस तरीके से एक्ट करते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस, वो हमें बताएं। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं H2 का, वही हमारे पास केस हो जाएगा HCO3 माइनस का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम्पल H2O का। जब वो हमारे पास एक्ट करता है एज ए बेस, अब रिएक्शन में लिखूंगा, आप समझ जाएंगे। HCl एक्वस प्लस H2O लिक्विड, यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेशन होती है H3O प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। ब्रोंस्टन-लोरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग HCl हमारे पास प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, तो ये क्या होगा? एसिड। अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टन-लोरी कॉन्सेप्ट H2 हमारे पास प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है और फॉर्मेशन कर रहा है H3O प्लस की, तो ये हमारे पास होगा बेस। बैकवर्ड रिएक्शन की बात करें तो H3O प्लस प्रोटॉन लूज करके हमारे पास फॉर्मेशन करेगा H2O की, यानी प्रोटॉन डोनर, तो ये हमारे पास क्या होगा? एसिड। Cl माइनस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके HCl की फॉर्मेशन करेगा, यानी ये हमारे पास क्या होगा? बेस। तो आप देख सकते हैं कि H2O यहाँ पर कैसे एक्ट कर रहा है? एज ए बेस। अब हम देखते हैं जब ये एक्ट करता है एज ए एसिड, H2O लिक्विड प्लस NH3 एक्वस, यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेशन होती है NH4 प्लस एक्वस प्लस में OH माइनस एक्वस। H2 प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है OH माइनस की, एसिड होगा। एक्सेप्ट कर रहा है प्रोटॉन को, बेस होगा। बैकवर्ड रिएक्शन की बात करें, NH4 प्लस प्रोटॉन को डोनेट करके लूज करके ही NH3 की फॉर्मेशन करेगा, तो ये एसिड होगा। ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके ही H2 फॉर्म करेगा, तो ये हमारे पास बेस होगा। अब आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर H2 कैसे एक्ट कर रहा है? एज एन एसिड, तो इन्हें हम बोलते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस क्लियर? तो आप इसे नोट कीजिए, देन हम चलते हैं लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, ब्रोंस्टन-लोरी कॉन्सेप्ट को फर्दर प्रोसीड करते हैं और समझते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर को। अब आपके सामने मैंने एक एसिड बेस रिएक्शन लिखी थी, जिसे मैं फिर से लिखता हूं। HCl एक्वस प्लस NH3 एक्वस, यहाँ पर हमें मिल रहा था NH4 प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस। ये एक्ट कर रहा था एज एन एसिड अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टन-लोरी कॉन्सेप्ट, ये एक्ट कर रहा था एज ए बेस। ये एक्ट कर रहा था एज एन एसिड, ये एक्ट कर रहा था एज ए बेस। क्लियर? अब हमारे पास NH3 से
NH4+ की फॉर्मेशन हुई, कैसे? बाय गेनिंग प्रोटॉन। क्लियर, इसमें तो कोई डाउट नहीं। इसी तरीके से HCl से Cl- की फॉर्मेशन कब हुई? जब HCl ने प्रोटॉन लूज किया, लूजेस प्रोटॉन। अब हमारे पास HCl प्रोटॉन लूज कर रहा है, डोनेट कर रहा है प्रोटॉन, तो ये कैसे एक्ट कर रहा है? एज एन एसिड। और किसकी फॉर्मेशन कर रहा है? Cl- आयन की, जिसकी टेंडेंसी है कि वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे, यानी वो कैसे एक्ट कर सकता है? एज ए बेस। क्लियर। इसी तरीके से जब NH3 ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, यानी एज ए बेस एक्ट किया, तो फॉर्मेशन हुई NH4+ की, जो कि एक्ट कर सकता है एज एन एसिड। यानी जब एसिड प्रोटॉन डोनेट कर रहा है तो किसकी फॉर्मेशन हो रही है? बेस की। और बेस जब प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो किसकी फॉर्मेशन हो रही है? एसिड की। तो हमारे पास जो बेस फॉर्म होता है एसिड से, उसे हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिड। और हमारे पास जो एसिड फॉर्म होता है बेस से, उसे हम बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड ऑफ द बेस। आया फील? कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस का लिख लीजिए। The base formed from an acid is referred to as what? Conjugate base of the acid। इसी तरीके से हमारे पास जो एसिड फॉर्म हुआ है, कहाँ से? फ्रॉम ए बेस इज referred to as what? Conjugate acid of the base। अगर हम बात करें ऊपर रिएक्शन में, तो हमारे पास क्लियरली आप देख सकते हैं कि जो Cl- आयन है वो कॉन्जुगेट बेस है किसका? ऑफ एसिड HCl। इसी तरीके से हमारे पास जो NH4+ है वो क्या है? कॉन्जुगेट एसिड है किसका? बेस NH3 का। क्लियर हुआ? अब हमारे पास जो ये पेयर्स फॉर्म हो रहे हैं एसिड्स एंड बेसिस के, बाय गेनिंग और लॉस ऑफ ए प्रोटॉन फ्रॉम ईच अदर, इन्हें हम बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स। यही तो हमने देखा कि हमारे पास एसिड्स बेसिस के पेयर बन रहे हैं एक दूसरे से, कैसे? बाय गेनिंग प्रोटॉन और बाय लूजिंग प्रोटॉन, उन्हें हम बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स। आया फील कॉन्सेप्ट का? अब हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट बेस का क्या होगा, वहां पर आपको कम टाइम में वो सॉल्व करने में हेल्प करेगा। डिटेल में मैंने आपको बता दिया, लेकिन थोड़ा सा हम एक ट्रिक लगा लीजिए। अब हमारे पास एसिड ने कॉन्जुगेट बेस फॉर्म किया बाय लूजिंग प्रोटॉन। इसी तरीके से हमारे पास बेस ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके क्या फॉर्म किया? कॉन्जुगेट एसिड। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि जो कॉन्जुगेट एसिड है उसके पास एक प्रोटॉन ज़्यादा है और जो कॉन्जुगेट बेस है उसके पास एक प्रोटॉन कम है। बस इसे याद रखिएगा।
आप इजीली उन सभी क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। मार्क कर लीजिएगा इसे, क्या जो कॉन्जुगेट एसिड है उसमें एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है और जो कॉन्जुगेट बेस है उसमें हमारे पास 1 प्रोटॉन लेस है। क्वेश्चन करेंगे आगे, आपको बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी, आप निश्चिंत रहिए। एक बार मैं पूरी स्टोरी को रिपीट कर रहा हूं। हम देख रहे हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। हमने देखा कि जब एसिड ने प्रोटॉन को लूज किया तो बेस फॉर्म हुआ, बेस ने जब प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो एसिड फॉर्म हुआ। तो हमारे पास जो बेस फॉर्म होता है एसिड से उसे हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस ऑफ द एसिड, और जो एसिड फॉर्म होता है बेस से उसे हम बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड ऑफ द बेस। एग्जांपल आपके सामने है। और हमारे पास जो कॉन्जुगेट एसिड होता है उसमें एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा होता है, जो कॉन्जुगेट बेस होता है उसमें एक प्रोटॉन कम होता है। ये आप याद रखिएगा। तो चलिए आप इसे नोट कीजिए, देन हम चलते हैं लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स में थोड़ा और डिस्कशन करते हैं। देखिए इन जनरल अगर हम बात करें, हमारे पास जो एसिड बेस रिएक्शंस होती हैं वहाँ पर हमारे पास 2 पेयर्स बनते हैं ऑफ कॉन्जुगेट एसिड्स एंड बेस। अभी एग्जांपल देखते हैं। एसिड 1 एसिड 1 प्लस बेस 2, एसिड 1 प्लस बेस 2, एसिड 2 बेस 1। अब हमारे पास एग्जांपल देखिए, HNO3 प्लस H2O। यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेशन होती है H3O प्लस प्लस NO3 माइनस। अब हमारे पास ब्रोंस्टन-लोरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग HNO3 ने H प्लस डोनेट किया, NO3 की फॉर्मेशन हुई, तो ये एक्ट करा एज एन एसिड। H2O ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, फॉर्मेशन किया H3O प्लस का, तो ये एक्ट कर रहा है एज ए बेस। अब हमारे पास अभी हम डिस्कस करके आए हैं कि हमारे पास जो बेस फॉर्म होता है एक एसिड से उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस। तो अब हमारे पास अगर हम बात करें NO3 माइनस की, अब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करके ही क्या फॉर्म करेगा, HNO3, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस। इसी तरीके से बेस से एसिड फॉर्म हुआ है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा बेस का। क्लियर? अभी एग्जांपल करेंगे और पिक्चर क्लियर होगी। एक और एग्जांपल देखिए, H2SO4 प्लस H2O। अब देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेशन होगी H3O प्लस, साथ में HSO4 माइनस। यही बात हमने आपसे कही थी कि यहाँ पर हमारे पास ईच एसिड बेस रिएक्शन में 2 पेयर्स बनते हैं कॉन्जुगेट एसिड्स एंड बेस के, जिसे हमने लेबल किया है एज 1 एंड 2, एसिड 1 एसिड 2, बेस 1 बेस 2। क्लियर? अब अगर आपको याद हो, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था अबाउट पॉलीप्रोटिक एसिड्स। क्या होते हैं वो? बेसिकली हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें 2 और मोर देन 2 आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, जो कि हमारे पास डिसोशिएट होते हैं स्टेजेस में, और हर एक स्टेज में हमें वो एक प्रोटॉन देते हैं। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं H3PO4 का। H3PO4 जो कि हमारे पास ट्राइप्रोटिक एसिड है, ट्राइप्रोटिक एसिड, यानी ये हमें 3H प्लस आयंस देगा। इस केस में हम समझते हैं ब्रोंस्टन-लोरी कॉन्सेप्ट को। अब हमें पता है स्टेजेस में डिसोसिएट होगा H3PO4, ये हो गया हमारे पास एसिड, साथ में हमने लिया H2O, ये हमारे पास फॉर्म करता है H3O प्लस,
साथ में हमारे पास फॉर्म करता है H2PO4 माइनस। अब H प्लस लूज किया, एसिड होगा, H प्लस एक्सेप्ट किया तो ये बेस होगा। अब हमारे पास H3O प्लस एज एन एसिड एक्ट करेगा, किससे फॉर्म हुआ है? बेस से, तो ये हमारे पास क्या होगा? कॉन्जुगेट एसिड। H2PO4 माइनस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके H3PO4 की फॉर्मेशन करेगा और ये एसिड से फॉर्म हुआ बेस की तरह एक्ट कर रहा है, तो ये हमारे पास होगा कॉन्जुगेट बेस। क्लियर हुआ है? इसी तरीके से हम स्टेप्स में इसे दिखा सकते हैं। H2PO4 माइनस प्लस H2O फॉर्म करेगा H3O प्लस, साथ में HPO4 2 माइनस। इसी तरीके से HPO4 2 माइनस प्लस H2O ये फॉर्म करेगा H3O प्लस, साथ में PO4 3 माइनस। ये हो गया कॉन्जुगेट एसिड, ये हो गया कॉन्जुगेट बेस। आई थिंक अब कोई डाउट नहीं रह गया होगा कॉन्जुगेट एसिड्स एंड कॉन्जुगेट बेसिस से रिलेटेड। क्लियर? अब आप इसे नोट कीजिए, देन हम चलते हैं लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एसिड्स एंड बेसिस। देखिए, ब्रोंस्टेन-लोरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एक एसिड की स्ट्रेंथ इस बात पर डिपेंड करती है कि उसकी प्रोटॉन डोनेट करने की टेंडेंसी कितनी है। इसी तरीके से एक बेस की टेंडेंसी इस बात पर डिपेंड करती है कि उसकी प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कितनी है। एग्जाम्पल से समझते हैं। हम बात करते हैं HCl के डिसोसिएशन की वाटर में। HCl एक्वस प्लस H2O लिक्विड, यहाँ से हमारे पास फॉर्म होगा H3O प्लस प्लस एक्वस Cl माइनस एक्वस। अब हमारे पास HCl की काफ़ी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है कि ये प्रोटॉन को डोनेट कर दे, तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब प्रोटॉन को डोनेट करके किसकी फॉर्मेशन ये कर रहा है? Cl माइनस आयन की। अब जो Cl माइनस आयन है उसकी काफ़ी लो टेंडेंसी है कि वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे, यानी वो एक वीक बेस है। और Cl माइनस है क्या HCl का? अब बेस है, किससे फॉर्म हो रहा है? एसिड से, तो एक कॉन्जुगेट बेस हो गया कि नहीं इसका? तो हम ये बोल सकते हैं क्या कि जो कॉन्जुगेट बेस होगा स्ट्रॉन्ग एसिड का वो वीक बेस होगा। कॉन्जुगेट बेस जो होगा किसका? स्ट्रॉन्ग एसिड का, वो वीक होगा। क्लियर? ये हमारे पास एक केस हो गया। बी केस की बात हम कर लें। देखिए, रिएक्शन लिखते हैं। CH3COOH एक्वस प्लस H2 लिक्विड, H3O प्लस एक्वस, साथ में हमारे पास फॉर्म होगा CH3COO माइनस एक्वस। अब CH3COOH वीक एसिड है, तो हमारे पास जो इक्विलिब्रियम होगा वो लेफ्ट हैंड साइड होगा। पढ़ा है ना ली-चैटली प्रिंसिपल? नहीं पढ़ा तो भी कोई दिक्कत नहीं, फॉर द टाइमिंग इतना ध्यान रखें। जैसे कि ऊपर था, अब हमारे पास ये वीक था, तो हमारे पास जो इक्विलिब्रियम था वो राइट हैंड साइड ज़्यादा था। इसी तरीके से हमारे पास इस केस में बात करें, ये वीक है, तो हमारे पास जो इक्विलिब्रियम है वो लेफ्ट हैंड साइड है ज़्यादा। तो हमारे पास वीक एसिड है,
तो हमारे पास जो CH3COO माइनस है इसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है कि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे। अब स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा कि नहीं? तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो कॉन्जुगेट बेस होगा वीक एसिड का वो स्ट्रॉन्ग होगा? कॉन्जुगेट जो क्या होगा, बेस होगा किसका? वीक एसिड का, तो वो हमारे पास क्या होगा? कॉन्जुगेट बेस ऑफ वीक एसिड इज स्ट्रॉन्ग। क्लियर? इसी तरीके से अब हम डिस्कस करते हैं केस नंबर सी को। रिएक्शन में लिखता हूं, CH3COO माइनस एक्वस प्लस H3O प्लस एक्वस। ऑलरेडी हम इसे बोल चुके हैं कि ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है, इसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी रहती है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की, तो ये फॉर्म करेगा CH3COOH प्लस में H2O। एक्वस, इसे एक्वस लिखना, H एक्वस प्लस ये हमारे पास क्या है, एक वीक एसिड। इसी तरीके से अगर मैं एक रिएक्शन लिखूं Cl माइनस, हम ऊपर ही देख कर आ चुके हैं कि Cl माइनस की काफ़ी लिटिल टेंडेंसी रहती है प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की, लिटिल टेंडेंसी है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की, तो हम इसे वीक बेस बोलेंगे। बोलो, सिंपल सी बात है। ये हमारे पास फॉर्म करेगा HCl एक्वस प्लस H2O लिक्विड। अब क्या मैं सी केस में ऐसा बोल सकता हूं कि जो कॉन्जुगेट एसिड होगा किसका? स्ट्रॉन्ग बेस का, वो वीक होगा? साथ साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं डियर मैं आपको। इसी तरीके से मैं यहाँ भी बोल सकता हूँ कि जो कॉन्जुगेट एसिड जो कि हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, हमारे पास जो कॉन्जुगेट एसिड होगा किसका? वीक बेस का, वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये हमारे पास बात हो गई रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एसिड्स एंड बेसिस। रिपीट कर रहा हूँ पूरे कॉन्सेप्ट को। हम देख रहे हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एसिड्स एंड बेसिस। ब्रोंस्टन-लोरी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एसिड की स्ट्रेंथ कितनी है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि उसकी टेंडेंसी कितनी है प्रोटॉन को डोनेट करने की। इसी तरीके से जो बेस है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि उसकी टेंडेंसी कितनी है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की। एग्जाम्पल हमने देखा HCl की, जब हमने रिएक्शन करवाई H2O के साथ H3O प्लस और Cl माइनस की फॉर्मेशन हुई। HCl की काफ़ी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी रहती है कि वो प्रोटॉन को लूज करे, डोनेट करे, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ। और किसकी फॉर्मेशन हुई? Cl माइनस आयन की, जिसकी काफ़ी लेस टेंडेंसी रहती है कि वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे। लेस टेंडेंसी है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की, तो वो वीक हुआ। तो हम बोल सकते हैं ये है क्या? कॉन्जुगेट बेस है एसिड का, तो हम बोल सकते हैं कि जो कॉन्जुगेट बेस है स्ट्रॉन्ग एसिड का वो वीक है। इसी तरीके से हमने 4 केसेस डिस्कस किए, तो आप इसे नोट कीजिए। देन हम चलते हैं लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि जो ब्रोंस्टन-लोरी कॉन्सेप्ट है उसकी एडवांटेजेस क्या हैं ओवर अर्हीनियस कॉन्सेप्ट। देखिए, हमारे पास Na2CO3 या NH3 की बात करें तो ये बेस नहीं होने चाहिए अर्हीनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि इनके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स ही नहीं है। लेकिन हमारे पास ब्रोंस्टन ने इन्हें बेस प्रूव किया, किसके बेसिस पे? बाय एक्सेप्टिंग द
प्रोटॉन। तो यही हम लिख देते हैं। फर्स्ट, इट कैन explain the basic character of substances like Na2CO3, NH3 etc. जो कि OH माइनस ग्रुप को कंटेन नहीं करते। OH माइनस ग्रुप and hence were not bases according to Arrhenius concept। और इसने किस बेस पर कहा? ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे एक्सेप्ट प्रोटॉन्स। दूसरा, हमारे पास जो ये ब्रोंस्टेन-लोरी कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स पर ही रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये हमारे पास कहता है कि आयंस भी एसिड्स या बेसिस हो सकते हैं। तो यही लिख दीजिए, दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट लिमिटेड टू molecules but also covers even the ionic species to act as acids or bases। क्लियर? दूसरा, it can explain the acid base reactions in the non-aqueous medium also। तो ये हमारे पास कुछ एडवांटेजेस थी ब्रोंस्टेन-लोरी कॉन्सेप्ट की ओवर अर्हीनियस कॉन्सेप्ट। आप इसे नोट कीजिए, देन हम देखते हैं इस कॉन्सेप्ट की लिमिटेशंस को। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ ब्रोंस्टेन-लोरी कॉन्सेप्ट को। देखिए डियर, हमारे पास नो डाउट जो ब्रोंस्टेन-लोरी कॉन्सेप्ट है उसकी काफ़ी वाइडर एप्लीकेशंस हैं देन अर्हीनियस कॉन्सेप्ट, लेकिन फिर भी इस कुछ लिमिटेशन से ये घिरा है। अब हमारे पास बात कर लेते हैं पहली लिमिटेशन की। लिखेंगे इट कैन नॉट एक्सप्लेन द रिएक्शंस between acidic oxides जैसे कि CO2, SO2, SO3 etc. and basic oxides such as CaO, BaO, MgO
etc., which take place even in the absence of solvent। यानी हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड्स जैसे कि CO2, SO2, SO3 और बेसिक ऑक्साइड जैसे कि CaO, BmGO, उनके बीच में जो रिएक्शन होती है सॉल्वेंट के एब्सेंस में, इसने उसे एक्सप्लेन नहीं किया। रिएक्शन लिख देते हैं CaO प्लस SO3, ये हमारे पास बना देगा CaSO4। दूसरी लिमिटेशन, substances like BF3, AlCl3, FeCl3 etc. are known to behave as acids, but they do not have protons to donate। यानी हमारे पास BF3, AlCl3, FeCl3 की बात करें तो इसमें हमारे पास हम देख सकते हैं कि डोनेट करने के लिए प्रोटॉन्स ही नहीं, क्योंकि ब्रोंस्टैंड के अकॉर्डिंग एसिड्स क्या होते हैं जो कि प्रोटॉन्स डोनेट कर सके, लेकिन ये फिर भी एसिडिक हैं, तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन हो गई। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने क्वेश्चंस लिख दिए हैं, कॉन्सेप्ट आपके पास है, आप इसे कीजिए, वीडियो को पॉज करें, अदरवाइज हम डिस्कस करेंगे ही। चलिए, कर लिया होगा ट्राई। देखिए डियर, मैंने आपको एक पॉइंट हाईलाइट करवाया था कि जो कॉन्जुगेट एसिड होता है उसके पास एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा होता है, और जो कॉन्जुगेट बेस होता है उसके पास एक प्रोटॉन कम होता है। अब हमें कॉन्जुगेट बेस बताने हैं, एक प्रोटॉन कम करते चलो, प्रोटॉन के ऊपर एक प्लस चार्ज होता है, उसी हिसाब से चार्ज को बैलेंस करते चलो। अब हमारे पास यहाँ से एक प्रोटॉन गया तो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज और आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ से एक प्रोटॉन गया, नेगेटिव चार्ज आएगा, प्लस माइनस न्यूट्रलाइज कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ से एक प्रोटॉन गया, यहाँ पर एक और माइनस चार्ज आ गया, तो ये हो गए इसके कॉन्जुगेट बेस। एसिड में एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है तो प्रोटॉन ऐड करते जाओ और एक प्लस चार्ज भी, H2 प्लस माइनस न्यूट्रलाइज कर लेंगे, H2CO3 अगेन प्लस माइनस न्यूट्रलाइज, यहाँ पर हो जाएगा HCO3 माइनस। तो इट इज़ ऑल अबाउट टुडे। एक बार समाप्त करते हैं हमने क्या क्या किया। बेसिकली आज हम डिस्कस कर रहे हैं ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट को। हमने देखा क्या होते हैं ब्रोंस्टेड एसिड्स एंड ब्रोंस्टेड बेसिस, उनके एग्जांपल्स को समझा। देन हमने डिस्कस किया कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स को। देन हमने डिस्कस की रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एसिड्स एंड बेसिस। देन हमने डिस्कस की एडवांटेजेस ऑफ ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट ओवर अर्हेनियस कॉन्सेप्ट। देन हमने देखी इस कॉन्सेप्ट की लिमिटेशंस एंड देन हमने क्वेश्चंस देखे। होपफुली आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। तो चलिए टिल नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।